जय हिंद प्यारे साथियों। मैं चंद्र कुमार कश्यप आपका चंदू सर मैथ्स के इस यूट्यूब कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। तो जिस तरह से आप सभी को पता है कि हमारे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म भरना चालू हो चुका है और उसका एग्ज़ाम का डेट भी जनवरी 2023 डिक्लेयर किया जा चुका है। तो आई होप आप सभी की तैयारी जो है वो स्टार्ट हो चुकी होंगी। अगर नहीं भी हुई है तो आप अभी से अपनी तैयारी जो है चालू कर दीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है इस चीज़ के लिए। आप सभी को सिलेबस भी पता है, पिछले वीडियो में मैंने सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। वहाँ पे 4 सब्जेक्ट हैं आपके। मैथ्स के होने वाले हैं 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के होने वाले हैं 20 क्वेश्चन, जीएस जी के जिसमें इंडियन जीएस का और करंट अफेयर की चीज़ें होने वाले हैं उसके 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, और हिंदी इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, है ना। तो इस तरह से टोटल 80 क्वेश्चन होने वाले और हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। तो इस तरह से 160 नंबर का आपका एग्जाम होना है, और इस 160 नंबर के लिए जो 80 प्रश्न है उसकी तैयारी के लिए आपके पास समय है, अधिकतम से अधिकतम 2 महीने का समय है। ठीक है। तो ये 2 महीने के समय में आपको किस तरह से तैयारी करनी है, कैसे आपको अपनी तैयारी को सफलता में बदलना है, एक पोस्ट आपको उस चीज़ में हासिल करना है, तो उसका पूरा का पूरा हम देखने वाले हैं। एक एक करके हम स्टेप वाइज बढ़ते चलेंगे। हाँ, खास करके मैं आपको मैथ्स का और रीजनिंग की सारी चीज़ें इस यूट्यूब क्लास के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा सारे वीडियो लेक्चर के थ्रू। तो बस आप जितना हम पढ़ा देंगे उतने कंटेंट का आप तैयारी ईमानदारी से कर दीजिएगा। आपका जितना भी मैथ्स का दिक्कत होगा, ज़्यादातर छात्रों को होता ये है कि जो डिफेंस की तैयारी करने वाले होते हैं उन्हें सिर्फ दौड़ना आता है, बस दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, है ना। पढ़ाई की तरफ उनका कोई रुचि नहीं होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सिलेक्शन के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। जिस तरह से आप मैदान में मेहनत कर रहे हैं उसी तरीके से ये जो 2 महीने हैं आपको थोड़ा सा टेबल चेयर में बैठ करके, ज़मीन में बैठ करके, जहाँ भी बैठ करके आप पढ़ रहे हैं वहाँ बैठ करके आपको पढ़ने की थोड़ा सा ज़रूरत है, क्योंकि सिलेक्शन आपका यही निर्धारित करेगा। क्योंकि अगर आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला जो सीबीटी टेस्ट है वही नहीं निकाल पाएंगे तो फिर आपका जो फिजिकल है ना वो धरा का धरा रह जाएगा, खास करके इस एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि पहले इसमें क्या होना है, आपका रिटन एग्ज़ाम या सीबीटी एग्ज़ाम होना है। तो चलिए देखते हैं। हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, 80 क्वेश्चन होंगे इसमें, और इस 80 क्वेश्चन के लिए आपको मिलने वाले हैं 60 मिनट का समय। और इसमें आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि 80 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का, तो टोटल आपके 160 नंबर के होने वाले हैं। अब क्वेश्चन है 80 और टॉपिक यहाँ पे है 4। 4 टॉपिक हैं हमारे पास। बेसिकली देखा जाए तो एक है हमारे पास मैथ्स है, फिर है हमारे पास रीजनिंग, फिर है हमारे पास जीएस जी के, फिर है हमारे पास हिंदी इंग्लिश। तो चारों जो सब्जेक्ट हैं उन सब का बराबर बराबर वेटेज है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी 20 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, सॉरी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं 40 नंबर के। यहाँ से भी 20 क्वेश्चन, यहाँ से भी 20 क्वेश्चन, और यहाँ से भी 20 क्वेश्चन। अब आपको अपने सिलेक्शन के लिए 40 से पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं। तैयारी भी अगर आप 80 क्वेश्चन का करने जाएंगे तो फिर आपकी आधी से ज़्यादा तैयारी जो है ना वो आधी अधूरी हो पाएगी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। आपको ये 80 के 80 टॉपिक पे, 80 के 80 क्वेश्चन पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको तैयारी, क्योंकि आप डिफेंस की तैयारी करने वाले हैं तो आपका थोड़ा सा ये सारी चीज़ें जो मैथ्स रीजनिंग वाली चीज़ें हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके बहुत लोगों का कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर होता है ना। एक तो हमारा मैथ्स छूट चुका रहता है, और फिर उसको पढ़ने बैठेंगे तो हम ज़्यादातर लोग हैं ऐसे हैं कि मैथ्स बैकग्राउंड से आप होंगे नहीं, मैक्सिमम लोग, है ना। बायो वाले होंगे, आर्ट्स वाले होंगे, कॉमर्स वाले होंगे, तो आपकी पढ़ाई जो है ना मैथ्स वाली छूट चुकी रहती है, तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा डर रहता है। तो उसी मैथ्स के डर को ख़त्म करने के लिए मैं ये वीडियो सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें हम मैथ्स का एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ें देखेंगे, और सिर्फ उतने ही टॉपिक हम देखेंगे जितना हमारे लिए ज़रूरी है, जितना हमें सिलेक्शन दिलाने के लिए। इसमें गारंटी है कि 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं, 40 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो इसमें 25 से 30 नंबर तो आप आराम से ला सकते हैं। आपको कोई 40 में 40 पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ टॉपिक अगर आपको टफ लगता है, अगर लाभ हानि आपको टफ लगता है, छोड़ दो उसको। 2 क्वेश्चन आना है, लेकिन उस 2 क्वेश्चन के चक्कर में आप बाकी चीज़ें अगर भूल जाएंगे तो फिर मत पढ़ो उसको। लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा आपको कि हर एक टॉपिक को, जितने भी मैथ्स में है खास करके, उसमें से 70 to 80% चीज़ों को मैं एकदम एकदम आसान तरीके से आपको कराने की कोशिश करूंगा। हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में वो सारे क्वेश्चन को बता करके, आप कमेंट करके आप फिर से पूछ सकते हैं। किसी अलग तरीके से उसको बताने की कोशिश करूंगा। 4 सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कुछ तो समझाना आ ही जाता है। और ये जो समझाने का तरीका है, हो सकता है आपको पसंद आए और हो सकता है ना आए। अगर ना आया तो कमेंट में अपना राय ज़रूर दे दीजिएगा।
चलिए, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से, जो कि हमारे मैथमेटिक्स की एक तरह से जान है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के बारे में हम शुरुआत करते हैं आज। देखिए, आपको सिलेक्शन पाना है ना, तो ये सिलेक्शन आपका एक रात में सिलेक्शन नहीं मिलता है। सिलेक्शन पाने के लिए या किसी मुकाम पर पहुंचने के लिए आपको बहुत लंबे समय का मेहनत चाहिए रहता है। एक चिड़िया भी जब घोंसला बनाती है तो रातों रात में वो घोंसला नहीं बना लेती होगी। एक पोयम भी आप लोग सुने होंगे कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला, बोली भरनी पड़ती है ऊंची उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो ये जो तिनका तिनका उठा करके जिस तरह से एक चिड़िया घोंसला तैयार करती है, उसी तरह से आपका जो सिलेक्शन होगा ना, वो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, उन सारे टॉपिक को एक एक करके पढ़ करके आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। गणित से अगर आपको डर लगता है तो बस गणित को उठा करके पढ़ना चालू कर दो। एक बार वीडियो लेक्चर देखो, या कहीं से भी कोई बुक या कहीं से भी आप फॉलो करो। मेरा वीडियो देख तो अच्छी बात है, किसी और का भी वीडियो अगर आपको समझ में आता है तो आप उसकी वीडियो देखो, है ना। जहाँ से भी आपको समझ में आता है वहाँ से पढ़ो, और उसके बाद फिर बुक उठा करके चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करना चालू कर दो। जैसा लिखा हुआ है, समय कम है, पूरा का पूरा बुक पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी चीज़ें हम बता दे रहे हैं उतनी चीज़ों को आपको पढ़ना है, और आपको सिलेक्शन बिल्कुल मिलने वाला है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे टॉपिक के साथ, संख्या पद्धति, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संख्या पद्धति से क्वेश्चन बनना ही बनना है, और संख्याओं के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो आप आगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़िया सुंदर सा हेडिंग डाल लीजिए, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, कोशिश ये कीजिएगा कि चीजों को साथ साथ लिखते चलिएगा। अगर लिखते चलोगे तो फायदा ये होगा कि आपको आने वाले समय में जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो ये चीज़ें आपको फिर से एक तरह से रिकॉल होती चली जाएंगी, याद आती चली जाएंगी कि हाँ, इस चीज़ को ऐसे पढ़ा था हमने लेक्चर में करके, है ना। और जब क्वेश्चन बनाने चलेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। पूरे सिलेबस को हम डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। सबसे पहला संख्याओं के बारे में है। तो संख्या तो भाई हमारे पास 0 से लेकर के 9 तक की ही होती है ना। जितने भी नंबर बने हुए हैं, लाख, करोड़, 10 करोड़, जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, ये 0 और 9 के बीच में जो संख्याएं आती हैं उन्हीं से मिल करके बनी हुई हैं। तो टोटल ये 10 अंक हैं। 10 अंक हैं जिनकी सहायता से पूरा का पूरा मैथमेटिक्स हमारा बना हुआ है ना। अब ये जो संख्याएं हैं, इन्हें हम अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग नाम से बांटे हुए हैं। जैसे कि हमारा एक होता है हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या हम किन संख्याओं को बोलेंगे? तो वे संख्याएं जिसे हम गिनती लिखने के लिए यूज करते हैं। गिनती लिखने के लिए जो संख्याएं यूज होती है उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। मतलब यह है कि 1, 2, 3 ऐसे करके बहुत सारी जो संख्याएं हैं ना, उसे हम गिनती लिखने के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए हम इन संख्याओं को बोलेंगे प्राकृतिक संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं, है ना। अच्छा, दूसरा होता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में हमारा आ जाता है 0, 1, 2, 3, इस तरीके से पूरा अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं में अंतर क्या है? तो पूर्ण संख्या हमारा 0 से शुरुआत होता है। पूर्ण संख्या में 0 भी एक संख्या कंसिडर किया जाता है, जबकि प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से चालू होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बने कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? 0। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो आप बोलेंगे 1, है ना। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो बिल्कुल है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं है। फिर से समझिएगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो हाँ है। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो नहीं है, क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो पूर्ण संख्या है। क्लियर है ये बात? अच्छा, फिर इसके बाद हमारा तीसरा चीज आ जाएगा, वो है सम संख्या। सम संख्या, तो सम संख्या हम किसे बोलते हैं? भाई ऐसी संख्या जो 2 से भाग चली जाए उसे हम बोलेंगे सम संख्या। मतलब कि 0 को भी हम सम संख्या कंसिडर करते हैं। 0, 2, 4, 6, 8, इस तरीके से जितनी भी ऐसी संख्याएं होंगी जो 2 से भाग जाती हो, 0 को भी सम संख्या माना जाता है। 0 एक हमारा पूर्ण संख्या है, लेकिन इसे सम संख्या की कैटेगरी में, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसे मिटा सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 जितनी भी 2 के टेबल में आता है, 2 से भाग चला जाता है, वो सभी संख्याओं को हम बोलेंगे सम संख्या।
फिर दूसरा संख्या आ जाता है हमारा विषम संख्या। विषम संख्या, ये संख्याओं के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे चल के कई सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इन सब का कॉन्सेप्ट आता है ना। तो ये संख्याएं नहीं पता रहेंगी तो हम गणित में कुछ आगे नहीं कर पाएंगे। तो विषम संख्या हम ऐसी संख्याओं को बोलेंगे जो 2 से भाग नहीं जाती है, 2 से भाग नहीं जाती है, उन सारी संख्याओं को हम बोलेंगे विषम संख्या। इस तरीके से अब विषम संख्या के बाद आपका अगला आता है पूर्णांक। पूर्णांक, अच्छा पूर्ण संख्या के बाद भी आप बोल सकते हो पूर्णांक को, पूर्णांक है ना। अब पूर्णांक हम किसको बोलेंगे, जैसे कि मान के चलो -5 मैंने, -3 मैंने ले लिया, -2 मैंने ले लिया, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से अनंत तक, और इस तरह से भी माइनस में भी अनंत तक रहेगी, तो इन सभी संख्याओं को हम बोलेंगे पूर्णांक। पूर्णांक बोलेंगे। दशमलव में जो चीजें होंगी या फ्रैक्शन में जो चीजें होंगी उसे हम पूर्णांक नहीं बोलेंगे। पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी जो या तो धनात्मक भी हो सकती है या तो ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पूर्णांक के बाद अगला है आपका भाज्य और अभाज्य संख्या। तो पहले हम अभाज्य संख्या के बारे में देखते हैं। अभाज्य संख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसे हम ना इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, तो ये अभाज्य संख्याएं क्या होती है, तो चलिए मिटा करके ऊपर इसको समझते हैं, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इतनी चीजें समझ आ गई, हो सके तो लिखते चलिएगा और नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अभाज्य संख्या को देखते हैं, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए ऊपर थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इसका। अच्छा, तो अभाज्य संख्याएं हम किसे बोलेंगे, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 ही भाजक हों, या आप ऐसे बोल सकते हो अभाज्य संख्याएं हम उन संख्याओं को बोलेंगे जो केवल 1 से और स्वयं से भाज्य हो। 1 से और स्वयं से जो भाज्य हो वो सभी संख्याएं कहलाएंगी अभाज्य संख्या। या फिर ऐसे अगर हम डिफाइन करें इसको कि ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 ही भाजक हो, केवल और केवल 2 ही भाजक हो, मतलब 2 से कम भी नहीं होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, तो उन संख्याओं को हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे क्या आप 1 को अभाज्य संख्या बोल सकते हो, हाँ या ना? बोल सकते हैं क्या 1 को अभाज्य संख्या? नहीं बोल सकते। एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके केवल एक ही भाजक है, केवल एक 1 है ना, खुद से बस भाग जाएगा, किसी और से भाग नहीं जाएगा, तो इसके केवल एक ही भाजक है, इसलिए इसे हम अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, नहीं 9 नहीं, 9 के 7 के बाद हमारा आ जाएगा 11, क्योंकि 9 जो है ना वो 1 से भी भाग जाती है, 3 से भी भाग जाती है और खुद 9 से भी भाग जाती है। तो देखो ये तो 2 से ज्यादा भाजक हो गए ना, इसके 2 से ज्यादा संख्याओं से भाग जा रही है, तो ये अभाज्य संख्या कैसे हो सकती है? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, हमने बोला जिसके केवल और केवल 2 ही भाजक हो, एक तो स्वयं और एक है ना। चलिए, तो ये जो 9 है वो एक अभाज्य संख्या नहीं है। फिर इस तरह से आगे हम चलेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 के बाद आपका 17 आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसी संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम इसमें ना 0 से लेकर के 100 तक के संख्याओं तक जाते हैं तो 0 से लेकर के 100 तक के संख्याओं में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं निकल के आती हैं, कुल 25 अभाज्य संख्याएं निकल करके आती है। ये क्वेश्चन भी बनता है 0 से लेकर के 100 तक या 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या बोल देता है आपको 50 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए अगर इसको हम थोड़ा स्टेप वाइज देखें तो 0 से लेकर के 10 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं, 0 से 10 तक में, 0 से 10 तक में देखिए 1 2 3 4, तो 4 अभाज्य संख्याएं हैं। अच्छा, 0 से लेकर के अगर हम 25 तक देखें तो कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, देखिए 0 से लेकर के 25 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, या 1 से लेकर के 25 तक भी आप बोल सकते हो, 0 से ना करके आप 1 से कंसीडर करो। 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 9 होंगी। एक बार आप पूरा का पूरा 2 से 100 तक का लिख करके देखिएगा। फिर 1 से 50 तक अगर हम देखें तो कितनी अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी, 1 से 50 तक, तो 1 से 50 तक टोटल आपके 15 अभाज्य संख्याएं आ जाती हैं, 15। और 1 से 100 तक की अगर हम बात करें तो 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होंगे, है ना। तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब अभाज्य संख्या के बाद अगला आता है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, मैक्सिमम लोग इस भाज्य संख्या में कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान रखिएगा। भाज्य संख्या हम ऐसी संख्या को बोलेंगे जो एक और स्वयं के अलावा, एक
और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भाज्य हो। मतलब जिसके दो से ज्यादा भाजक हों, दो से ज्यादा संख्याओं से जो भाग चली जाए उसे ही हम भाज्य संख्या बोलेंगे, उसे ही हम भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे कि क्या आप 2 को एक भाज्य संख्या बोल सकते हो? क्या आप 3 को एक भाज्य संख्या बोल सकते हो? 4 को बोल सकते हो? 5 को बोल सकते हो? 6 को बोल सकते हो? इन सब में ये जो 5 संख्या मैंने लिख रखी है उसमें से कौन कौन सी भाज्य संख्या है वो देखते हैं। कुछ लोग को लग रहा होगा कि 2 एक भाज्य संख्या है, तो गलत लग रहा है। 2 एक भाज्य संख्या नहीं है। 3 एक भाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है ना वो 4 है। किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं? देखिए, भाज्य संख्या हम ऐसी संख्या को बोलते हैं जिसके एक और स्वयं के अलावा और भी भाजक हो, और भी संख्याओं से वो भाज जाए। तो ये जो संख्या है वो 1 से जाती है और स्वयं से जाती है। ये जो संख्या है वो 1 से जाती है और स्वयं से जाती है। ये जो संख्या है वो 1 से जाती है, 2 से जाती है और 4 से भी जाती है। तो जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य भाजक हो वही कहलाती है हमारी अभाज्य संख्या। तो एक तो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। ये न तो भाज्य है, न तो भाज्य और न ही अभाज्य है, और न ही अभाज्य है ना। मतलब ये ना तो घर का है ना घाट का है बोल सकते हो आप। एक जो संख्या है बहुत बड़ी संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट संख्या है, लेकिन ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। और 2, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं होगी। जितनी भी संख्याएं अभाज्य में आएंगी वो भाज्य में नहीं आएंगी, है ना, क्योंकि भाज्य संख्याओं के सिर्फ 2 ही भाजक होते हैं और अभाज्य संख्या के 2 से ज्यादा भाजक होने चाहिए, है ना। तो 3 भी नहीं आएगा। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो है 4। 4 के बाद आपका 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 अभाज्य संख्याएं हैं। तो जितनी भी अभाज्य संख्या है उसको छोड़ करके अब आप बोल सकते हो, बाकी सबको भाज्य संख्या बोल सकते हो। जैसे कि 6 के आपके कौन कौन से भाजक हो जाएंगे? देखो, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और खुद 6 से जाएगा, तो हुए ना 2 से ज्यादा। तो इस तरह से सबसे छोटी अभाज्य संख्या को आप ध्यान में रखिएगा, 4 है, न कि 2। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा भाज्य अभाज्य वाली चीजें। अब अगला हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ तक समझ आ गया होगा आई होप आप सभी को। जहां पर भी नहीं समझ में आएगा, जो टॉपिक भी नहीं समझ में आएगा, किसी संख्या के बारे में अगर कंफ्यूजन रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा। चलिए मिटा देते हैं। ओके, तो भाज्य और अभाज्य संख्या के बाद अगला जो जरूरी चीज है हमारे लिए वो है परिमेय और अपरिमेय संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। चलिए देखते हैं उसको, क्या होता है परिमेय संख्या और क्या होता है अपरिमेय संख्या। और इसमें एक आपको 2 परिमेय संख्याओं के बीच में भी कितने परिमेय संख्या होती है और कैसे निकाला जाता है वो भी कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, है ना। तो परिमेय संख्या हम कैसी संख्याओं को बोलेंगे भाई? जिसे हम अंश और हर के रूप में अगर हम ना व्यक्त करें, अंश और हर के रूप में हम व्यक्त करें और हर जीरो ना हो, हर जीरो ना हो, जिसे हम अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और हर जीरो ना हो, तो हर वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। उदाहरण के रूप में 2/3, 4/7, 7/3, 0, 1, 22/7, है ना। तो ये सारी संख्याएं जो हैं इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसे तो हम नहीं लिखे हैं, बोलोगे आप, इसे तो हमने p/q के रूप में नहीं लिखे। चलो भाई लिख देते हैं। 1/1 का मतलब होता है 1, 0/1 का मतलब होता है 0। तो हमने इसको p/q के रूप में यानी अंश बटे हर के रूप में लिख लिया। तो हर वो संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और जिसमें हर जीरो ना हो तो उसे हम बोलेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है। अच्छा, 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो होता है, पाई का मान आप जानते हो, पाई को 22/7 हम लिखते हैं कैलकुलेशन में, लेकिन पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना है। 22/7 अगर हमने लिखा है तो वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। ये एक स्पेशल चीज है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब परिमेय संख्या जो होती है, कोई भी 2 संख्या हम ले लें, जैसे कि मान के चलो हमने ले लिया 2/3 और हमने ले लिया 4/7, तो इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी? कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? 1, 2, 4, 5 कितने हो सकते हैं? तो अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अनंत, याद रखिएगा, अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। चलो इसको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट से समझाता हूं मैं।
अच्छा, जो परिमेय संख्या होती है ना उसे हम p/q के रूप में लिखते हैं। याद करिए पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक 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 हम किसको बोलते थे, माइनस से लेकर के 0 से लेकर के प्लस तक, है ना, प्लस तक की सारी चीजों को हम पूर्णांक बोलते थे। ठीक है, जिसमें धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक सारी चीजें आ जाती थी। उसी तरीके से पूर्ण संख्या भी आता था आपका, पूर्ण संख्या 0 से लेकर के 1 2 3 ऐसे करके आता था। और एक आपका प्राकृतिक संख्या आता था, प्राकृतिक संख्या हमने शुरू में ही इसको डिस्कस किया था, प्राकृतिक संख्या। तो जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं या पूर्ण संख्याएं हैं या पूर्णांक है, वो सभी के सभी को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि हर वो संख्या जो प्राकृतिक पूर्ण या पूर्णांक में है उसे हम p/q के रूप में यानी अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसलिए वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो सभी पूर्ण प्राकृतिक या पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। और किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत परिमेय संख्याएं होती है। और वो परिमेय संख्या को निकालने का तरीका क्या होगा, मान लेते हैं हम ये जो संख्या है वो a है और ये जो संख्या है वो b है। दो संख्याएं हमने किस तरह से मान लिया, a और b मान लिया। तो इन दोनों के बीच में जो परिमेय संख्या होगी वो कैसे निकल के आएगी, तो a+b/2 करने से आ जाएगी। a+b/2 करने से, जैसे 2/3 है और 4/7 है, इन दोनों को आपस में जोड़ करके 2 से भाग दे दो तो इनके बीच की परिमेय संख्या निकल करके आ जाएगी। मैंने बोला कि इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या होगी। अच्छा, तो हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास है संख्या 1 और एक हमारे पास है संख्या 2। ये दोनों ही एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है, तो 1 और 2 को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक, तो इसके बीच में एक परिमेय संख्या क्या आ जाएगी, a+b/2 कर देने से आ जाएगी, मतलब 1+2/2 यानी कि 3/2, है ना, एक परिमेय संख्या निकल के आ गई। अब देखो ये 1 और 3/2 को फिर से हम दो परिमेय संख्या ले सकते हैं और इनके बीच में भी एक परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। अच्छा, यहाँ पर जो संख्या निकलेगा उसके और इसके बीच में भी एक परिमेय संख्या निकाली जा सकती है, इन दोनों के बीच में भी एक परिमेय संख्या निकाली जा सकती है, इन दोनों के बीच में भी निकाली जा सकती है, इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी। इस तरीके से अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच में। क्लियर है ये बात? बहुत बढ़िया। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। परिमेय संख्या जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, दिखाई दे रही है चीजें? ओके, तो परिमेय संख्या जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं जिसमें हर हमारा 0 नहीं होगा, हर 0 नहीं हो सकता। हर 0 हो जाएगा ना अगर, जैसे मान के चलो कोई भी संख्या और हर में हमने 0 कर दिया तो इसका मान ना नॉट डिफाइंड हो जाता है, मतलब इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। और परिभाषित नहीं किया जा सकता तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो परिमेय है या अपरिमेय है ना? अनंत नहीं होता है ना, ध्यान रखिएगा। 2/0 का मान अनंत नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि अनंत लिखते हैं तो अनंत नहीं लिखते हैं, ये होगा नॉट डिफाइंड, मतलब इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते, अपरिभाषित हो गई, है ना, अपरिभाषित, अपरिभाषित होगा। नीचे में अगर 0 आ जाता है तो इसीलिए हमने पहले ही बोल दिया कि भाई नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए, तब जाकर के हम उसे बोल सकते हैं परिमेय संख्या। क्लियर है? अच्छा, फिर अगला है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में देखते हैं, मिटा दें यहां तक, चलो लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहें तो, ठीक है। ओके, चलिए अगला नंबर है हमारा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या हम किन संख्याओं को बोलेंगे भाई, तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। परिमेय संख्या का जो हमने परिभाषा देखा था उसका विपरीत अपरिमेय संख्या का होना चाहिए, मतलब परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते थे। अच्छा, तो अपरिमेय संख्या क्या होगी जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, है ना? तो देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे अंश और हर के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अंश बटे हर के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। मतलब एक जो वैल्यू है वो है पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर में जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 24, या रूट के अंदर में मैंने लिख दिया 5, या मैंने माइनस रूट यहाँ पर लिख दिया 12, ठीक है। तो ये जो संख्याएं हैं वो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में या अंश बटे हर के रूप में इसे व्यक्त नहीं कर सकते। पाई का मान वैसे हम जनरली कैलकुलेशन के लिए 22/7 ले लेते हैं,
है ना, या 3.14 ले लेते हैं, तो ये कैलकुलेशन के लिए लेते हैं हम, लेकिन एग्जैक्ट में इसका जो मान होता है ना 22/7 एग्जैक्ट नहीं होता है ना, इसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता पाई को। तो पाई का जो मान है वो रेडियन में या डिग्री में अलग अलग चीजें हो सकती है, उतना डिटेल में हम नहीं जाते हैं। अभी सिर्फ ये समझिए कि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, अगर दो अपरिमेय संख्याएं हैं और उनके बीच में भी कुछ अपरिमेय संख्याएं निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए a एक अपरिमेय संख्या है और b दूसरी अपरिमेय संख्या है, तो इनके बीच में कुछ जो अपरिमेय संख्या होगी वो कैसे निकलेगा? तो √ab करने से निकल करके आ जाएगा। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कोई परिमेय संख्या निकालनी है तो आपको करना रहेगा √ab। जैसे हमने देखा था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या निकालेंगे तो क्या करते थे, वहां पर a + b/2 करते थे, ये परिमेय संख्या का कंडीशन हुआ करता था, है ना। ये जो कंडीशन हुआ करता था वो परिमेय संख्या के कंडीशन में हम देखते थे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या क्या आएगी, तो a + b/2 करने से आएगी, a + b/2 करने से। और अपरिमेय संख्याओं में कोई भी दो अपरिमेय संख्या आप ले लो, उनके बीच में कोई अपरिमेय संख्या ही निकालनी रहेगी तो वो √ में ab करने से निकल करके आ जाएगी। क्लियर है ये बात? परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं समझ में आ गई हैं। चलिए आगे हम नंबर सिस्टम का थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं वो है भाज्यता के नियम पर। संख्या पद्धति में मार्कर दे दी जाता है। चलिए देखते हैं भाज्यता का नियम। भाज्यता का नियम डायरेक्ट इससे क्वेश्चन भी बनता है आपके एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में भाज्यता के नियम से क्वेश्चन बनता है, या तो फिर ये जो भाज्यता के नियम है ना वो कैलकुलेशन में हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो देखिए भाज्यता के नियम में ना 1 से लेकर के जो 11 तक की संख्याएं हैं उनके भाज्यता के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला है 1 से भाज्यता। 1 से भाज्यता बहुत ही ध्यान से समझिएगा। 1 से भाज्यता का क्या होगा? हर संख्या 1 से भाज्य होगी, है ना, हर संख्या 1 से भाज्य होगी। अच्छा, अब 1 से हर संख्याएं भाज्य होंगी तो फिर दूसरा है हमारा 2 से भाज्यता। 2 से भाज्यता, तो 2 से भाज्यता जब हमको चेक करना रहेगा तो हमें ना इकाई के अंकों को देखना रहेगा। इकाई का अंक यदि सम संख्या है, इकाई का अंक यदि सम संख्या है तो वो हर संख्या 2 से भाज्य होगी। अगर इकाई के अंक पे सम संख्या, जैसे मान के चलो कि ये हमने लिख दिया 24, तो इसके इकाई पे क्या है? एक सम संख्या है ना, तो बस इकाई के अंक को देखना है। इकाई के अंक पे यदि 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अंक हो तो वो संख्या 2 से भाज्य होगी। ठीक है, समझ आ गया होगा ये चीज। 3 से भाज्यता का क्या नियम है? 3 से भाज्यता के लिए ना जो भी हमारा संख्या दे रखा रहेगा तो संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से भाज्य हो, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से भाज्य हो, 3 से भाज्य हो तो पूरी संख्या जो है, तो पूरी संख्या 3 से भाज्य होगी। पूरी संख्या 3 से भाज्य होगी। इस नियम को थोड़ा सा समझते हैं उदाहरण के रूप में। जैसे कि हमने ले लिया एक संख्या 3, 4, 6, 2, 1, 3, 4, 6, 2, 1, तो क्या ये जो संख्या है वो 3 से भाज्य है? चेक कीजिए। तो 3, 4, 7 और 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, है ना। 16 आ रहा है यहाँ से जोड़ने पर। तो ये जो संख्या है वो 3 से भाज्य नहीं होने वाली है। इसके आंकड़ों का योग कितना आ रहा है? 16। सभी अंकों का अगर हम जोड़ते हैं तो इसलिए ये जो संख्या है वो 3 से भाज्य नहीं होगी। अब क्या ये संख्या 3 से भाज्य होगी क्या? देखो 6, 4, 10, 5, 15, इसको जोड़ने पर आ रहा है 15, तो 15 तो 3 से भाज्य है, इसलिए ये पूरी संख्या भी 3 से भाज्य होगी। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं हम। 4, 6, 2, 7, 2, इसको देखिए क्या ये भाज्य होगा? तो 6, 4, 10, 10, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 21 आ रहा है इसको जोड़ने पर। देखो 6, 4, 10, 10, 7, 17, 18, 19, 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 21 आया यहाँ पे जोड़ने पर। अब क्या 21 3 से भाज्य है?
बिल्कुल है। तो इसलिए ये पूरी संख्या भी 3 से भाज्य होगी। तो 3 से भाज्यता के लिए हमको बस संख्या के अंकों का योग निकाल करके देखना है। अगर उसके अंकों का योग 3 से भाज्य है तो पूरी संख्या भी 3 से भाज्य होगी। चलिए यहाँ तक समझ लीजिए, लिख लीजिए, लिख लिए। तो 3 से भाज्यता के बाद अगला जो भाज्यता का नियम है वो है हमारा 4 से भाज्यता। 4 से, तो 4 से भाज्यता का हमें कैसे चेक करना रहेगा, तो इकाई और दहाई के अंकों को हम देखते हैं। 4 से भाज्यता में इकाई और दहाई के अंक को हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा 4 से भाज्यता। तो इकाई और दहाई, बस इकाई और दहाई के अंकों को आपको देखना है। इकाई और दहाई के अंक से मिलकर बनने वाली, अंक से मिलकर बनने वाली संख्या, मिलकर बनने वाली संख्या यदि 4 से भाज्य है, यदि 4 से भाज्य है तो उसका जो जितना भी बड़ा संख्या दे रखा रहे तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी कहलाएगी। तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी, संख्या 4 से भाज्य होगी। अच्छा, क्या कंडीशन है भाई इसका, कि यदि इकाई और दहाई से मिलकर बनने वाली संख्या 4 से भाज्य है तो पूरी संख्या भी 4 से भाज्य होगी। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 4 8 2 4, क्या ये 4 से भाज्य होगा। तो हमें चेक करने के लिए सिर्फ ये इकाई और दहाई से मिलकर बनने वाली संख्या को चेक करना है। अब ये जो 24 है वो क्या 24 4 से भाज्य है, क्या 24 4 से भाज्य है, बिल्कुल है। तो पूरी संख्या भी 4 से भाज्य होगी। अगर हम यहाँ पे लिख दें 840378, क्या ये 4 से भाज्य होगी पूरी संख्या, बिल्कुल होगी। इकाई और दहाई की संख्या को देख लो, आ रहा है। अगर ये इकाई दहाई से मिलकर बनने वाली संख्या 4 से भाज्य है तो पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी। 34272, क्या ये 4 से भाज्य है। तो 72 को देखो, बस 72 को 4 से भाग दे करके देखो, जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 जा रहा है। तो ये पूरी संख्या भी 4 से भाज्य होगी। ठीक है। अगला नियम है हमारा 5 से भाज्यता का। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लेना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 5 से भाज्यता के लिए ना बस ये देखना है कि इकाई में 0 या 5 होना चाहिए। इकाई में 0 या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से भाज्य होगी। उदाहरण के रूप में देखिए, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 50, 24550, क्या ये 5 से भाज्य होगी, तो बिल्कुल होगी क्योंकि इकाई पे 0 है। अगला क्वेश्चन 24875, क्या ये पूरी संख्या 5 से भाज्य होगी, तो बिल्कुल होगी क्योंकि इकाई पे 5 है। तो इकाई पे या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो पूरी संख्या हमारा 5 से भाज्य कहलाएगी। 5 से भाज्यता के बाद है अगला हमारा है 6 से भाज्यता। 6 से भाज्यता का कंडीशन क्या बोलता है कि यदि कोई संख्या 2 से भी भाज्य है और 3 से भी भाज्य है, 2 और 3 दोनों से भाज्य है तो वो 6 से भी भाज्य कहलाएगी। 6 से भाज्यता के लिए 2 और 3 से भाज्य होने पर, 2 और 3 से भाज्य होने पर वह संख्या 6 से भाज्य कहलाएगी। जैसे कोई संख्या अगर हमको दे रखी रहेगी तो उसको हमको क्या चेक करना पड़ेगा, उसको 2 से भाज्यता चेक करना पड़ेगा और साथ ही 3 से भी भाज्यता चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों से भाज्य है तो वो 6 से भाज्य कहलाएगी। जैसे इसको देखिए, क्या ये 2 से भाज्य है तो है, क्या 3 से भाज्य है तो देखते हैं, 4 और 2 6 हो गया, 6 6 12, 12 और 2 14, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 19 20 21 22 23, जोड़ने पर 23 आ रहा है। तो 23 आ रहा है तो 3 से तो भाज्य नहीं होगा, तो इसलिए ये पूरी संख्या हमारी 3 से भाज्य नहीं होगी। एक अंक को मिटा करके देखते हैं, क्या अभी ये 6 से भाज्य होगी, तो नहीं होगी क्योंकि इकाई के अंक पे 3 आ गया है। इकाई के अंक पे 100 सम संख्या होती है तब जाकर के वो 2 से भाज्य कहलाती है। जब 2 से ही भाज्य नहीं है तो 3 से भाज्यता चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अभी क्या यह 3 और 2 दोनों से भाज्य होगी, तो यहाँ इसकी वजह से ये 2 से तो भाज्य है। 3 से भाज्यता चेक कर लेते हैं, 6 4 10, 10 2 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18। तो अब ये जो संख्या है ना वह 6 से भाज्य कहलाएगी, 6 से भाज्य होगी। क्यों 6 से भाज्य होगी भाई, क्योंकि ये 2 से भी भाज्य है और 3 से भी भाज्य है, दोनों से भाज्य है तो इसलिए 6 से भी भाज्य कहलाएगी। तो 6 से भाज्यता का वही नियम है, संख्या को 2 से भी भाज्य होना चाहिए, 3 से भी भाज्य होना चाहिए। अकेले 2 से भाज्य है, 3 से नहीं है तो 6 से नहीं कहलाएगी। अकेले 3 से भाज्य हो रहा है लेकिन 2 से नहीं हो रहा है तो भी वो 6 से नहीं कहलाएगी। 6 से भाज्य होने के लिए उसे 2 और 3 दोनों से होना पड़ेगा, क्योंकि 6 जो होता है वो 2 और 3 का फैक्टर होता है
है ना, मतलब 6 का फैक्टर 2 और 3 होता है, 6, 2 और 3 का गुणनफल होता है ना। तो संख्या को 6 से भाज्य होने के लिए 2 और 3 दोनों से साथ में भाज्य होना चाहिए। ठीक, अगला हम देखते हैं 7 से भाज्यता। वैसे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, उसका थोड़ा सा आप नहीं समझ आएगा, इससे अच्छा छोड़ दो। ठीक है, सिंपल सा है वैसे, चलो बता ही देता हूँ। 7 से भाज्यता के लिए क्या करना रहता है कि जो संख्या दे रखी है उसके इकाई के अंक को आपको हटाना रहता है। इकाई के अंकों को हटा दो तो कितना बचा, 34। अब वो जो इकाई का अंक हमने हटाया था उसका डबल यहाँ पे घटा दो, 3 है ना, तो 6 घटा दो। 6 को अगर आप घटा देते हो तो यहाँ से आ जाता है 28। अब ये जो संख्या बची है माइनस करने के बाद, अगर ये संख्या 7 से भाज्य होगी तो पूरी संख्या भी 7 से भाज्य होगी। अब 28 क्योंकि 7 से भाज्य है इसलिए ये संख्या भी हमारा 7 से भाज्य होगी। एक और एग्जांपल देख लो, 729 हमने ले लिया, क्या ये 7 से भाज्य है, चेक करते हैं। 9 को हटा दो, 9 को हटाए तो कितना, उसका डबल को घटा देना है, तो 9 का डबल हुआ 18। अब इसको जब माइनस करोगे तो 12 में से 8 गया तो 4 बचा और यहाँ पर बचा 5। क्या ये 7 से भाज्य है, 7 से भाज्य है क्या, देख लो। 7 सत्ते 49 नहीं है ना, ये संख्या 7 से भाज्य नहीं है, इसलिए ये पूरी संख्या भी 7 से भाज्य नहीं होगी। जो शेषफल आ रहा है वो नहीं है ना 7 से भाज्य। ठीक है, तो इस तरह से इसको चेक करते हैं। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला नहीं है, लेकिन इसके बाद का जो 8, 9 और 11, इसके जो भाज्यता के नियम है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस मत करिएगा। 11 का भाज्यता तो खास करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये हमने 7 तक का देख लिया। 8 का भाज्यता देखते हैं। 8 से भाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़े से मिलकर के बनने वाली संख्या, इकाई, दहाई एवं सैकड़ा, है ना, इकाई, दहाई एवं सैकड़ा से मिलकर बनने वाली संख्या, से मिलकर बनी संख्या यदि 8 से भाज्य है, यदि 8 से भाज्य है, क्या बोला हमने कि इकाई, दहाई और सैकड़ा से मिलकर बनने वाली संख्या यदि 8 से भाज्य है तो वो पूरी संख्या 8 से भाज्य कहलाएगी। तो उस संख्या को भाज्यता चेक करने के लिए हमको चाहिए कि हम सिर्फ 8 से एक के लिए ये इकाई, दहाई और सैकड़ा से मिलकर बनने वाली संख्या का भाज्यता चेक करें। अब देखो, ये इस वाली संख्या में क्या 450 जो है इकाई, दहाई और सैकड़े से मिलकर बनने वाली संख्या, क्या 8 से भाज्य है? तो इसको 8 से भाज्य भाग दे करके देखो, 8 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 5 बार में 40 आता है। फिर 50 तो 8 के टेबल में नहीं आता, तो इसका जो इकाई, दहाई और सैकड़ा से मिलकर बनने वाली संख्या है वो 8 से भाज्य नहीं है, इसलिए 8 से भाज्य नहीं होगी, है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 842648 इसको 8 से भाज्यता चेक कर लेते हो तो इकाई, दहाई और सैकड़े की वैल्यू को देखो, 8 छक्के 48 कट जा रहा है, तो ये पूरी संख्या भी 8 से भाज्य होगी। बस ये इकाई, दहाई और सैकड़े से मिलकर संख्या को आपको चेक करना है। इकाई, दहाई, सैकड़े से मिलकर बनने वाली संख्या को 8 से भाज्यता चेक करना है। अगर ये संख्या भाज्य हो जाती है तो पूरी संख्या जो इससे मिलकर बनी हुई है वो 8 से भाज्य कहलाएगी। अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं 9 से भाज्यता का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 9 से भाज्यता का। वैसे कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, जो आपका 3 से भाज्यता का नियम था ना, वैसे ही आपका 9 से भाज्यता का नियम है। तो इसमें अंकों का योग यदि 9 से भाज्य है, अंकों का योग यदि 9 से भाज्य है ना, अंकों का योग यदि 9 से भाज्य है तो वह संख्या भी 9 से भाज्य कहलाएगी। कैसे? जैसे देख लो, 6 3 7 2 9 6 7 2, इतनी बड़ी संख्या है। अब इसको हमको 9 से भाज्यता चेक करना है, तो देखो इसको आंकड़ों को आपको जोड़ करके देखना है। तो ज्यादा जोड़ते नहीं रहना है, 9 9 का पेयर बन रहा है ना, तो उसको हटाते चलो, 9 9 के पेयर को हटाते चलो। कुछ शेष बचा क्या? नहीं समझ आया। 9 बना, 7 और 2 मिला करके 9 बना, 6 और 3 मिला करके 9 बना, 7 और 2 मिला करके 9 बना, तो 9 9 का पूरा पेयर बन गया ना। तो इसका मतलब ये है कि यह संख्या 9 से भाज्य होगी, है ना। अगर 9 का पेयर नहीं बनता तो वो भाज्य नहीं कहलाती। जैसे देख लो, 7 2 6 4 8 7 5, चेक करें, 6 4 10, 10 8 18, इतने से 9 का पेयर बन गया। 7 और 2 9, 9 का पेयर बन गया। 7 और 5 12, 12 बना, है ना। तो 12 तो भाई 9 का पेयर नहीं बना पा रहा है, या 9 का गुणनफल में नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये जो पूरी संख्या है वो 9 से भाज्य नहीं कहलाएगी। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसके आंकड़ों को, इसके अंकों को जोड़ करके देखना। जो भी आंकड़ा दे रखा है उसके सारे अंकों को आपस में जोड़ करके देखना है। यदि जोड़ने पर 9 या 9 का गुणज आए, 9 या 9 का गुणज आ जाए, तो हम बोलेंगे कि वह संख्या पूरा का पूरा 9 से भाज्य है। क्लियर है? 9 का भाज्यता इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा।
एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा इसको। अगला हम देखते हैं 10 से और 11 से भाज्यता को। तो 10 से भाज्यता को बताने की जरूरत है नहीं, इकाई पे अगर 0 आ रहा है ना तभी जाकर के कोई संख्या 10 से भाज्य होगी। इकाई पे यदि 0 लिखा हुआ है तभी ही भाज्य होगी वो 10 से, है ना, अन्यथा वो भाज्य नहीं कहलाएगी। जैसे अगर हमने लिख दिया 248790 तो क्या ये 10 से भाज्य होगी? तो बिल्कुल होगी, है ना। तो इकाई पे बस 0 चेक करना है, एक भी 0 आ रहा है इकाई पे मतलब वो पूरी संख्या 10 से भाज्य होगी। तो जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है 11 से भाज्यता। 11 से भाज्यता अब तक का जितना भी पढ़े हैं ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई ये है तो हमारा ये भाज्यता है 11 से भाज्यता। तो 11 से भाज्यता को हम कैसे करेंगे, पहले हम एक उदाहरण ले लेते हैं। देखो 24798654 ये एक संख्या दे रखी है, हमें इसको चेक करना है कि क्या ये 11 से भाज्य है या नहीं है। तो 11 से भाज्यता को चेक करने के लिए हम ना इसके अंकों का स्थान को देखेंगे। कुछ जो है वो पहले स्थान पे, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, इधर से भी काउंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, इस तरह से आप काउंट कर सकते हो। तो आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ जो है ना वो सम स्थान पे आ रहे हैं और कुछ विषम स्थान पे आ रहे हैं। जैसे ये पहले पे है, ये तीसरे पे है, ये पांचवे पे है, ये सातवें पे है। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, तो ये हुए विषम स्थान वाले। कौन कौन से? 2, 7, 8 और 5 ये हुए विषम स्थान वाले, विषम स्थान, है ना। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो 4, 9, 6 और 4, 4, 9, 6, 4 ये हुए सम स्थान वाले, सम स्थान वाले। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग निकालना है और उन दोनों का आपस में अंतर करना है, उन दोनों का आपस में अंतर करना है। तो पहले आप सम स्थान वाले को भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, विषम को बाद में लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का बस अंतर हमको निकालना है। तो देखो कितना आ रहा है, 8, 7, 15, 15, 5, 20 और 2, 22, इसका योग आ रहा है 22। और इस तरफ कितना आ रहा है, तो 6, 4, 10 और 10, 10, 20 और 3, 23 आ रहा है। इसको माइनस करने पर कितना आ पा रहा है, 1। माइनस का 1 नहीं बोलेंगे, सिर्फ अंतर देखना है हमको इसका, है ना, सिर्फ अंतर देखना है। सिर्फ अंतर देखेंगे तो वो आ गया 1। तो 11 से भाज्यता कब बोलेंगे, जब सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, अंतर जो हम निकाल रहे हैं वो या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या हमारी क्या कहलाएगी, 11 से भाज्य कहलाएगी। नहीं समझ आया होगा तो एक और उदाहरण से देखिएगा। ये उदाहरण मिटा रहा हूं, कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं जो 11 से भाज्य हो, तब थोड़ा सा समझ में आएगा। चलिए तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि 9, 3, 2, 4, 8, 7, 6 ये जो संख्या है इसकी भाज्यता हमको चेक करनी है कि क्या ये 11 से भाज्य है। तो इसके विषम स्थान को देख लेते हैं पहले, कितना कितना है विषम स्थान पे, 9 + 2 + 8 + 6 है। और सम स्थान पर कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो 3 है, 4 है और 7 है। चलो देखते हैं, 8 और 2 10, 10 और कितना, 10 और 9 19 और 19 और 6 कितना हो जाएगा, 25। यहाँ पे 7, 3, 10 और 4 14। इतने को जब हम माइनस करते हैं तो कितना निकल करके आता है, यहाँ से निकल करके आएगा 1 और यहाँ से निकल करके आएगा 1। तो इसका अंतर कितना आ गया, 11। हमने क्या बोला था कि यदि जो अंतर है सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 का कोई गुणज होता है तो वह संख्या 11 से भाज्य कहलाएगी। यहाँ पर 11 आ रहा है इसका अंतर, तो इसलिए ये संख्या जो है, ये जो हमारी संख्या थी वो 11 से भाज्य होगी। इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं से देखना। 9 + 2 11 है ना, 11 + 8 कितना हो जाएगा, 19 और 19 और 6 हो गया 25, सीधे 25 लिखना। फिर यहाँ से देखना तो 3, 4, 7 और 7 और 7 कितना हो गया, 14। अब बस इन दोनों को बस माइनस कर लेना, ये स्टेप लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, सीधे ये कैलकुलेशन आप करना, ठीक है। तो ये 11 से भाज्यता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई के अंक के बाद शेषफल ज्ञात करना, ऐसे बहुत सारे कुछ कॉन्सेप्ट हैं। भाज्यता वाले कुछ और कॉन्सेप्ट हैं, भाजक, भाज्य, भागफल, शेष वाला, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तैयारी करते रहिए, ठीक है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैथ्स का पूरा डर खत्म करना है, पूरा अच्छे से स्कोर करना है मैथ्स में। जो जो जरूरी टॉपिक है मैं वही टॉपिक आप लोगों को कराऊंगा।
तो जितना हम यहाँ पे करा देंगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है। आप चाहें तो अच्छा स्कोर करने के लिए और भी कुछ बुक को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये वीडियो ही आपके लिए सफिशियंट होने वाला है।